हेलो, नमस्कार और स्वागत है आप सबका कंपटीशन वाला पर। और मैं हूं आपकी दीक्षा मैम। तो यहाँ पर बेटा हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम आपने देख लिया होगा, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। सबसे गरीब चैप्टर माना जाता है जूलॉजी का, क्योंकि बच्चे भी बेचारे इसको इतना गौर से नहीं देखते। बट बेटा एक क्वेश्चन तो देखो इस चैप्टर से आता है, तो हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन से एक आंसर गलत होने से ना कितने मार्क्स का आपको पता ना डिफरेंस आ जाता है। 5 कैसे, 4 तो आपने क्वेश्चन गलत कर दिया वो गए, एक नेगेटिव मार्किंग गया, तो उसी में देखो कितनी रैंक्स का डिफरेंस पड़ जाता है। तो इसीलिए बेटा इस चैप्टर को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, आपका छोटा सा चैप्टर है और इसको हम बस ऐसे कर देना है एकदम से, ताकि कोई भी क्वेश्चन इसमें से ना छूटे। तो सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री। देखो इस चैप्टर में ना 2 पार्ट्स हैं, एक है बॉटनी वालों का, प्लांट ब्रीडिंग वाला सारा, और एक है एनिमल हस्बेंड्री जूलॉजी वालों का। तो एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात करें, इसका मतलब क्या होता है? हस्बैंड आ रहा है यार वर्ड इसमें। हस्बैंड का काम क्या होता है? हस्बैंड का काम होता है पत्नी की देख रेख करना, देखना कि पत्नी खुश भी है या नहीं है। अगर पत्नी खुश होगी तभी तो अच्छा अच्छा खाना मिलेगा ना। पत्नी खुश तो सब खुश है या नहीं। तो बिल्कुल वैसे एनिमल हस्बेंड्री, तो जैसे हस्बैंड टेक केयर करता है अपनी बीवी की, वैसे ही हमें यहाँ पर एनिमल्स की भी बहुत अच्छे से देख रेख करनी है, क्योंकि अगर वो भी नाराज हो गए तो फिर बड़ी मुश्किल आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है मैं बीवियों को एनिमल से कंपेयर करूं, मैं खुद एक बीवी हूं किसी की। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का मतलब बेटा क्या होता है? इसका मतलब होता है इट इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब वो एनिमल्स जिनको आप घर पे रखते हैं, जैसे कि कैटल, जैसे कि गाय भैंसे, राइट। तो उनकी हमें क्या करनी है? ब्रीडिंग करनी है, उनको ग्रो करना है। ताकि क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम उनसे प्रोडक्ट्स ले सकें। क्यों गाय भैंसे हम पालते हैं? क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब है क्योंकि हमें उनसे दूध चाहिए। तो वैसे ही हमें इनका ध्यान भी तो रखना पड़ेगा ना, अगर गाय वैसे बीमार होगी तो दिक्कत आ जाएगी। फाइन। So it is estimated that more than 70% of the world livestock population is in India and China. तो पूरी दुनिया के 70% गाय भैंसे ये सारे जानवर किस देश के पास है? वो है इंडिया एंड चाइना के पास, क्योंकि हम दोनों में पॉपुलेशन चाहे इंसानों की हो चाहे जानवर की हो बहुत ज्यादा है। पर however, it is surprising to note that the contribution to the world farm produce is only 25%. That is the productivity per unit is very low. पर ये माना जाता है कि अगर गाय भैंसे की बात करें पूरे एनिमल्स की, तो वो तो हम 70% लेकर बैठे इंडिया और चाइना दोनों। पर अगर दोनों के ही जानवरों की प्रोड्यूस मतलब वो कितना पैदा कर रहे हैं, अगर उसको कंपेयर करें बाकी देशों से, तो उसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ 25% है। मान लो अगर मैं बोलूं एक शहर में, एक गांव में 10 गायें हैं टोटल, ठीक है, और दूसरे गांव में 5 गायें हैं। इधर जो 10 गायें हैं वो मिलकर 10 लीटर दूध दे रही हैं, और उधर की 5 गायें मिलकर 25 लीटर दूध दे रही हैं। तो मतलब जो दूसरी जिसके पास से 5 गायें हैं उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। सो इसीलिए इंडिया में और चाइना में जो भी एनिमल्स हैं उनको उनकी अलग अलग टेक्निक्स यूज करके उनकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने की जरूरत है। उस टेक्निक्स की भी हम बात करेंगे जिससे इस टेक्नोलॉजी को और इस कैरेक्टर्स को बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करें डेयरी फार्मिंग की। डेयरी डेयरी क्या होता है? डेयरी जहां से हम दूध लाते हैं। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में सबसे पहले कौन कौन से जानवर रेयर किए जाते हैं? कौन कौन से जानवर रेयर किए जाते हैं? काऊ गाय, बफेलो भैंसा, राइट, और दूसरा आपकी भेड़ और बकरी। ये सब जानवर डेयरी फार्मिंग में आते हैं, क्योंकि इन सभी का ही माना जाता है कि दूध लोग कंज्यूम करते हैं। सबसे ज्यादा जो दूध कंज्यूम किया जाता है वो काऊ और बफेलो का, गाय या भैंसे का होता है। ठीक है, तो मान लो तुमने सोच लिया जीवन में कि तुम्हें डेयरी फार्मिंग करनी है। ठीक है, तुमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पेपर वेपर सारे दे दिए कि यार अभी ये नहीं हो रहा, चलो अब कुछ और करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुन लो, प्लान भी है ये कई लोगों का। हाँ, तो अगर मान लो बेटा, अगर मान लो कि तुम्हें डेयरी फार्मिंग लगानी है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो अपने पिताजी के पास जाओगे, पिताजी हमें हमसे अब और कुछ तो हो नहीं रहा है, तो अब हमें क्या करना है? हम खेती बाड़ी करेंगे, हम ये डेयरी फार्मिंग करेंगे, अब हम हमारे देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे?
ठीक है, माता पिता से बात कर लिया, वो चीज साइंस में नहीं आएगी। तो सबसे पहले तुम्हें जानवर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? जानवर लेना पड़ेगा। तो आप कौन सी ब्रीड, ब्रीड क्या होती है? ब्रीड होती है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब उन जानवरों का झुंड जो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही स्पीशीज के हैं, सारे कैरेक्टर सेम हैं उनके, सारे के सारे कैरेक्टर क्या है? सेम। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना होगा, बाजार में जाकर देखना पड़ेगा कि जो गाय तुम लेना चाहते हो वो कैसी है, या कौन सी गाय बेस्ट है लेने के लिए, किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। हाई क्वालिटी ब्रीड तुम्हें लेनी चाहिए। तुम देखोगे वो कितने की मिलती है, पैसे वैसे का जुगाड़ करोगे, मान लो पैसे का जुगाड़ हो गया, तो तुम यहां पर अभी किस चीज पे फोकस करोगे? हाई क्वालिटी ब्रीड पे। हाई क्वालिटी ब्रीड देखोगे, क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए? उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी शुड बी मोर, मतलब लैक्टेशन ज्यादा होना चाहिए, मोर लैक्टेशन। क्योंकि जिस पर्पस के लिए ले रहे हो, लैक्टेशन मतलब दूध देने की कैपेसिटी, जिस पर्पस के लिए तुम ले रहे हो अगर वही ठीक नहीं है तो क्या फायदा, है ना। दूसरा, डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसे ना हो वो रोज ही बेचारी बीमार रहे, तो उसका भी फायदा नहीं है। अगर गाय बीमार हो जाएगी तो दूध कैसे देगी? अच्छे से नहीं देख पाएगी। अपीयरेंस ठीक हो, अच्छी हो, सुंदर हो, है ना, तीखे नैन नक्शन वाली हो ऐसे ऐसी बात नहीं है, मतलब देखने में अपीयरेंस ठीक हो, ऐसे ना हो कि उसके कोई डिफॉर्मिटी हो, उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाथ पैर पांव सब उसके एकदम परफेक्ट होने चाहिए। ये है फीमेल का। अगर मेल की बात करें तो जो मेल है उनसे क्या काम कराया जाता है? दूध तो फीमेल देती है, तो मेल क्यों हम रेयर करते हैं? पहला, मेल जरूरी है ब्रीडिंग के लिए, और दूसरा, जो मेल होते हैं उनसे हम हल चलवाते हैं, है ना। जो खेती बाड़ी करते हैं, अब हर कोई ट्रैक्टर नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उनको बैलों को हल चलवाने के काम लिया जाता है, राइट। तो अगर मेल है, मेल के पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? जो मेल एनिमल होता है उसके पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? वो भी डिजीज रेजिस्टेंट हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो, और उसके पास अच्छी पावर हो, ताकतवर हो, राइट। उसका जो बॉडी हो स्टर्डी हो, या फिर स्ट्रॉन्ग बॉडी हो, स्ट्रॉन्ग बॉडी हो, ठीक है। अब चलो, ले आए, घर ले आए। अब घर लेकर आए, घर में था एक ही कमरा। अब उस कमरे में गाय भैंसे को रखे या हम खुद रहें, तो उनके भी रहने का इंतजाम तो हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका घर कैसा हो, अब उनको आलीशान बंगला तो नहीं चाहिए, तो हाउसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा। उनका जो घर हो एकदम ओपन हो, पूरा शेल्टर हो, मतलब एकदम कवर किया हो, छत हो उसकी एटलीस्ट, आसपास से प्रॉपर सनलाइट आए, एकदम हवा आए, सूरज की किरणें आए। सूरज की किरणें बहुत जरूरी है, क्योंकि जानवर है उसको भी तो विटामिन की जरूरत होती है ना। और दूसरा, उससे उनका जो साइकिल होता है रिप्रोडक्टिव, वो भी ठीक रहता है। और तीसरी बात ये है कि उससे ना यूवी रेस से बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं, तो इसलिए सनलाइट उनके लिए बहुत जरूरी है। तो जो हाउसिंग है, उनका जो शेल्टर है, शेल्टर शुड बी कवर्ड, शेल्टर कहते हैं ना जहां वो रहते हैं, शुड बी कवर्ड, तबेला वबेला भी कह देते हैं, है ना। शेल्टर शुड बी कवर्ड, हैव प्रॉपर सनलाइट एंड एयर, एकदम शुद्ध हवा चले भाई, थोड़े ना उनको एसी की जरूरत थोड़ी ना है हमारी तरह ना, एसी कूलर की जरूरत नहीं है उनको, बस नॉर्मल एक वेंटिलेशन हो प्रॉपर। एयर से मतलब क्या है? प्रॉपर वेंटिलेशन हो, क्योंकि बेटा अगर एयर चलती रहेगी ना तो नई एयर आएगी, पुरानी निकलेगी, तो उससे क्या होता है कि कीटाणु वगैरह भी साथ में चले जाते हैं, ठीक है। चलो, अब उसको हवा पानी भी दे दिया। अब दूसरी बात, अब गंदगी किसको पसंद है? सबको साफ जगह में रहना पसंद है। सो इट शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड, इट शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड। उसको अच्छे से क्लीन करना होगा, साफ सफाई रखनी बहुत जरूरी है। कीटाणु विटाणु आ गए तो देखो दिक्कत हो जाएगी, चूहे आ गए तो बड़ा परेशान कर देंगे। तो कई बार क्या होता है, चूहों से राहत पाने के लिए ना कई लोग बिल्लियां पाल लेते हैं, और या फिर इधर उधर के कोई जानवरों से राहत पाने के लिए कुत्ते पाल लेते हैं। तो इसलिए साथ साथ इनका भी चलता रहता है, रेयरिंग इनकी भी चलती रहती है, कुत्ते बिल्ली भी लोग साथ साथ पाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हुई, ठीक है, हाउसिंग की बात। अब घर पे मेहमान आया है, मेहमान को क्या कुछ खिलाओगे? नहीं, खिलाना पड़ेगा, तो उनको फूड भी खिलाना पड़ेगा। अब फूड भी अच्छा होना चाहिए। फूड दो तरह का होता है, एक होता है बेटा रफेज,
एक होता है रफेज और एक होता है कॉन्सेंट्रेट। एक होता है रफेज, एक होता है कॉन्सेंट्रेट। अब क्या फर्क है दोनों में? रफेज वो फूड होता है विच इज हाई इन फाइबर। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना सैलेड खाना चाहिए हमें, तो फाइबर होती है उसमें बहुत ज्यादा। और कहते हैं ना कि और फ्रूट्स वगैरह खाओ, उसमें वाइटामिन होते हैं। तो हम भी इनके लिए क्या कर रहे हैं, हम भी इनको फाइबर दे रहे हैं, रफेज कहते हैं उस फूड को। और साथ ही साथ हम इनको कॉन्सेंट्रेट दे रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट में न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, इसमें न्यूट्रिशनल वाइटामिन मिनरल ज्यादा होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू इज मोर। ठीक है। अब रफेज में क्या क्या आता है? रफेज में आता है भूसा। भूसा तूड़ी कहते हैं पंजाब में से, है ना। हे, स्ट्रॉ, ये सब आते हैं, है ना। और जो कॉन्सेंट्रेट है उसमें आते हैं ऑयल केक्स, ऑयल सीड्स, ऑयल केक। और इसमें क्या आता है बेटा? इसमें मिलेट, जैसे ज्वार बाजरा नहीं होते आपके, सीरियल्स आते हैं सारे। ये वो देखने वाले सीरियल नहीं है, ये दूसरे वाले सीरियल हैं, राइट। इसमें मिलेट आ गया। और ऑयल केक क्या है? ये अब ये कोई वो केक नहीं है बर्थडे वाला केक, ये बर्थडे वाला केक नहीं काटते हैं। जब आप अपने कुछ पौधों में से ऑयल निकालते हैं ना, कुछ पौधों के सीड्स में से, जैसे मस्टर्ड का निकाल दिया तुमने, सरसों का, है ना, सरसों का तेल निकाल दिया। अब सरसों का तेल निकालने के बाद जो बचता है ना प्लांट का पार्ट, अब तेल तो आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया, जो बचा कुचा पार्ट है ना प्लांट का, उसको कंप्रेस करके गोले बना दिए जाते हैं। और वो गोले हम देते हैं हमारे इन जानवरों को खाने के लिए। तो ये एक बाय प्रोडक्ट है। क्या है? बाय प्रोडक्ट है। किस फैक्ट्री का? ऑयल वाली फैक्ट्री का। तो ये सारा फूड भाई इनको खिलाना पड़ेगा। अब तुम जानवर लेके आए हो, तुम अपना मेहमान लेके आए हो, तो तुम्हें तो उसको खाना खिलाना पड़ेगा, ठीक है, भूखे नहीं मारना है। अब उसके बाद और क्या? विजिट टू डॉक्टर। विजिट टू कौन सा डॉक्टर? वेटरनरी। वेटनरी भी बड़ी अच्छी फील्ड है। अगर आपको दूसरा डॉक्टर नहीं बनना, अगर आपको जानवरों से प्यार है, तो तुम ये डॉक्टर भी बन सकते हो। वेटनरी डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, या वो आए, प्रॉपर चेकअप होना पड़ेगा, और साथ में वैक्सीन भी देनी पड़ेगी। कुछ जानवरों को वैक्सीन भी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो तुम्हें मद्देनजर रखनी पड़ेगी और उनको वेलकम करना पड़ेगा, तभी तो वो अपना प्रोडक्ट आपको देंगे। अब जो प्रोडक्ट वो देगा, मान लो दूध दिया, ठीक है। अब ये सब हो गया, तुमने ये सब कर लिया। अब आई बात तुम्हारे काम की। अब तुम दूध निकालोगे तो तुम्हें इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। अब जैसे मान लो हमारे जैसों को पता ही नहीं होता ना कैसे निकालते हैं, है कि नहीं। अब जो हमारे पेरेंट्स थे वो कभी रहे हैं यहाँ पर, तो उनको तो पता होता है। तो अगर तुम्हें भी बोलो, शायद तुम में से भी बहुत बच्चे होंगे तुम्हें नहीं पता होगा खेती बाड़ी के बारे में सारा ज्यादा, तो तुम्हें वो चीजें पहले सीखनी पड़ेगी ना अगर तुम्हें ये करना है। तो प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए कि दूध किस तरह निकाला जाता है। और दूसरा, आप जिस बर्तन में दूध निकाल रहे हो क्या वो साफ है या नहीं, क्योंकि उसकी भी तो बेटा एकदम सफाई रखनी पड़ेगी या नहीं रखनी पड़ेगी। अब तुम वो दूध बेचोगे बाहर जाके, गंदा दूध कोई लेगा? नहीं लेगा। तो इसीलिए द पर्सन शुड हैव प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड स्किल्स, राइट। और जो प्रोडक्ट है उसको अच्छे से स्टोर करना है, एंड द प्रोडक्ट शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन कंटेनर्स, एकदम साफ बर्तन में। तो ये सारी चीजों का ध्यान बेटा आपको जरूर ही रखना है अगर आपको डेयरी फार्म मैनेजमेंट करनी है। तो डेयरी फार्म में जैसे कि मैंने आपको बताया हम कौन कौन से जानवर रखते हैं, हम रखते हैं बेटा काऊ, बफेलो, शीप एंड गॉट। अब बात आई बीमारियों की। अब इनको बीमारी भी होती है, जी हाँ। तो इनको बेटा डिजीजेस भी होती हैं, इनको बीमारियां भी होती हैं। चलिए देखिए क्या क्या बीमारियां होती हैं आपके इन जानवरों को। दो तरह की बीमारियां हो सकती हैं, एक बैक्टीरियल और एक वायरल। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इनकी बीमारियों के बारे में नहीं पढ़ना, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए किसकी बीमारी कौन सी है, और उसको बैक्टीरिया करता है, वायरस करता है, ठीक है। सबसे पहली एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स एक बीमारी है जो एक बैक्टीरिया से होता है, बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस।
इस बीमारी में इसको जो बैक्टीरिया है उसके गंदे खाने पानी से भी आ सकता है, और इसमें उसकी पूरी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, और उसके जो ब्लड है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, और ये बीमारी हमें भी हो सकती है। जी हाँ, ये बीमारी उसके स्किन से हमें भी ट्रांसफर हो सकती है, राइट। दूसरी बीमारी है बेटा मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस ये भी एक बैक्टीरियल बीमारी है, एक कॉर्नी बैक्टीरियम है, वो करता है ये बीमारी। इस बीमारी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है अडर में। अडर क्या होता है, जहां पे इसके मैमरी ग्लैंड्स होते हैं ना, उस एरिया को अडर रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अडर। मान लो ये गाय है, ठीक है, ये लो, तो अब इस गाय के यहाँ पे मैमरी ग्लैंड्स होंगे, तो ये जो रीजन है इसे अडर रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अडर रीजन कहते हैं। फाइन, चलिए वायरल में बेटा क्या आती है, वायरल में आती है रिंडर पेस्ट। बीमारी का नाम क्या है, रिंडर पेस्ट और कैटल प्लेग। तो बस आपको कुछ ज्यादा डिटेल नहीं याद करनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सी बीमारी गाय भैंस की है और इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरियल है या वायरल है। तो चलिए अगला जानवर जो हमारी डेली लाइफ में जो लोग कंज्यूम करते हैं ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं लोग ज्यादातर। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप क्या परोंठे परोंठे खा लोगे, है ना, आप रोटी खा लोगे, सब्जी खा लोगे, सैंडविच खा लोगे, दूध पी लोगे, राइट। तो दूध का तो हमने कर लिया। अब जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडा खाते हैं, अंडा खाते हैं ना, तो दूध और अंडा लेते हैं। तो चलो दूध का तो डेयरी फार्मिंग हो गई, अब पोल्ट्री की बात करते हैं। तो पोल्ट्री में हम किसको रेयर करते हैं, हेन, चिकन, मुर्गी, मुर्गी खाना सुना है, डक, गीज, इन सबको हम टर्की को भी हम क्या करते हैं बेटा, रेयर करते हैं। इन जानवरों का जैसे डेयरी में तो हम देखो दूध लेते थे, ठीक है, और दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं आगे, जैसे कर्ड, दही, मक्खन, घी, ये सब चीजें बनती है, ये आपको पता ही होगा, है ना, क्रीम भी निकलती है। पर अगर मैं पोल्ट्री की बात करूं तो पोल्ट्री में हम क्यों जानवरों को रेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, एक तो हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं अंडों के लिए, जिसे हम कहते हैं लेयर्स। लेयर्स का मतलब होता है एग लेइंग के लिए, ठीक है। और ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, जहां पे क्या मिलता है बेटा, मीट। और दूसरा हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं मीट के लिए। तो दो पर्पस है जिसकी वजह से हम इन जानवरों को रेयर करते हैं। पहला उनका मीट लेने के लिए और दूसरा उनके अंडों के लिए, ठीक है। चलिए तो अब पढ़ते हैं ये कुछ एनसीईआरटी की लाइन। पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल, फाउल मतलब बर्ड्स, यूज फॉर फूड और देयर एग्स, ठीक है। तो अब या तो उनको सीधा एज अ फूड, एज अ मीट खाएंगे हम, या फिर अंडा खाएंगे उनका। दे टिपिकली इंक्लूड चिकन एंड डक्स एंड समटाइम टर्की एंड गीस. The word poultry is often used to refer to the meat of only these birds, but in a more general sense, it may refer to the meat of other birds too. तो देखो इंडिया में तो सबसे ज्यादा हम ये सोचते हैं ना, मुर्गी का मीट खाते हैं, पर देखो बाहर के देशों में जाओ, अब के तुम्हें पता है लोग क्या क्या खा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर तो ज्यादातर इन्हीं पंछियों को रेयर किया जाता है। इंडिया में तो टर्की भी इतना रेयर नहीं करते, फॉरेन में जाओ तो लोग टर्की खाते हैं पूरा पूरा बनाकर, बड़े बड़े जानवरों को। तो पोल्ट्री में सारे बर्ड्स आते हैं, अकेला मुर्गी खाना नहीं होता। As in dairy farming, selection of disease-free and suitable breeds, proper and safe farm condition, proper feed and water, and hygiene and healthcare are important components of poultry farm management. अब जिस तरह से तुम अपनी गाय को रख रहे थे, उसी तरह से तुम्हें अपनी मुर्गियों को भी बहुत अच्छे से रखना है। सुना था ना एक बार बर्ड फ्लू आया था, तो बर्ड फ्लू में क्या होता है, अब आपने मुर्गी खाना देखा होगा तो उसमें केज पड़े होते हैं ना, अब मुर्गियों को ऐसे रखो तो भाग भुग जाएंगी कहीं, तो केज में रखते हैं हम उनको, तो उनके सेक्शन बने होते हैं, और देखना कितनी पास पास होती हैं। अगर एक को भी फ्लू हो गया उसने सभी को लगा देना है। जैसे अगर कमरे में एक बंदे को वायरल हो जाए ना सीजन का, आजकल तो कोई खांसे तो साथ के साथ सोचते हैं कि हाय भाई क्या हो गया। तो अगर आप वैसे ही सोचो कि अगर मुर्गी में भी किसी को वायरल हो गया तो सबको कर देगा ना, और मर जाएंगी। हम तो चलो हमें तो पता चल जाता है तब ये ठीक नहीं है, दवाई ले लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। अब मुर्गी बेचारी किसके पास जाएगी, उनके तो आपस में डॉक्टर भी नहीं होते। तो इसी तरह से इनको भी प्रॉपर जगह देनी, खाना देना। कभी भी देखना मुर्गी खाना एकदम बंद नहीं होता, वो सिर्फ उन्होंने ऐसे करके स्लैब्स जैसा बिल्डिंग बनाया होता है और आसपास एकदम हवा और सनलाइट सब आ रहा होता है। तो वैसे ही सेम कंडीशन आपने इनको भी देनी है। तो इनको भी बेचारियों को बीमारी होती है। तो इनकी क्या क्या डिजीजेस हैं,
डिजीजेस में सबसे पहले इनकी भी एक है वायरल डिजीज, ठीक है, वायरल डिजीज, दूसरी है बेटा इनकी बैक्टीरियल डिजीज। वायरल डिजीज में इनके पास है एक तो रानीखेत, एक है रानीखेत, एक है ब्रोंकाइटिस, हाँ इनको भी ब्रोंकाइटिस होता है, इनके भी इन्फ्लेमेशन होता है इधर गले में, ठीक है। और तीसरा है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू किससे होता है? बर्ड फ्लू होता है H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है बर्ड फ्लू, ठीक है। बैक्टीरियल में आता है आपके पास पुलोरम, क्या आता है? पुलोरम आता है, सैल्मोनेला पुलोरम से ये बीमारी होती है, ठीक है। एक आता है इसमें बेटा फाउल कॉलरा, फाउल कॉलरा, राइट। फाउल कॉलरा होता है पास्चुरेला से, पास्चुरेला से, ठीक है। और ये होता है सैल्मोनेला से, सैल्मोनेला पुलोरम से, ठीक है। तो ये कुछ बीमारी है जो आपकी पोल्ट्री के रिलेटेड है। इसमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रॉब्ली वो बर्ड फ्लू का पूछा जा सकता है। फाइन, तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये थी पोल्ट्री की कहानी। आगे शुरू करेंगे एनिमल ब्रीडिंग क्या होती है। अब हमने कहा कि 70% जानवर पूरी दुनिया के इंडिया और चाइना लेकर बैठा है, पर उनमें से सिर्फ 25% की प्रोडक्टिविटी हमारे हिस्से आती है। तो फिर क्या करना चाहिए? हमें अपने एनिमल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें अपने एनिमल्स को इम्प्रूव करना चाहिए ब्रीडिंग टेक्निक्स लगा लगा कर। तो चलिए देखते हैं कैसे। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ब्रीडिंग करवाओगे तो ग्रो होंगे, है ना, मतलब मल्टीप्लाई होंगे, 1 से 2 3, क्योंकि आप तो चाहते हो कि बहुत सारे जानवरों प्रोडक्टिविटी भी हो, ज्यादा दूध मिले, जैसे अगर कैटल की बात करें, और ज्यादा बिक्री करो, है ना। Animal breeding aims at increasing the yield of animals and improving the desirable qualities of the produce। तो इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा होता है कि आप उनकी क्वालिटी भी बढ़ाएं और ब्रीडिंग करके साथ ही साथ आप उनकी क्वालिटी भी बढ़ाएं और साथ ही साथ क्या करें, जो प्रोड्यूस है उसका भी अमाउंट बढ़ा दें, मतलब उसका क्वांटिटी बढ़ा दें। अब बेटा इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि यील्ड बढ़े, ताकि क्वालिटी बढ़े, ठीक है। तो ब्रीड क्या होता है? ब्रीडिंग से, ब्रीडिंग जो वर्ड है, ब्रीडिंग में होता है कि उनकी मेटिंग करानी, मल्टीप्लिकेशन करवानी, पर उसमें हम वर्ड ब्रीड क्यों यूज कर रहे हैं? ब्रीड क्या होता है? व्हाट इज अ ब्रीड? ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये उन एनिमल्स का झुंड है, रिलेटेड बाय डिसेंट, एंसेस्टर उनका सेम है, सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर, उनके सारे जो भी उनके कैरेक्टर है, जैसे वो अगर उनका रंग काला है, गोरा है, हाइट कितनी है उनकी, आंख किधर है, सींग कैसा है, वो सारे कैरेक्टर भी सेम है, जनरल अपीयरेंस देखने में एग्जैक्टली सेम है, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा आर सेट टू बिलोंग टू अ ब्रीड। तो उनको हम एक ही ब्रीड में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ब्रीड क्या होता है बेटा? एक ही ग्रुप के जानवर जिनका एंसेस्टर सेम है और देखने में बिल्कुल सही है, उनके सारे कैरेक्टर्स क्या हैं, सेम, और इनकी स्पीशीज भी बेटा क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब इन ब्रीड्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसके अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है इनब्रीडिंग। Inbreeding refers to the mating of more closely related individual within the same breed for 4 to 6 generation। अब होता क्या है, मान लो मेरे पास एक ब्रीड है ए का फीमेल, ए का ही मेल है, सेम ब्रीड, ए मतलब ये दोनों क्या हुए बेटा, सेम ब्रीड के हुए। हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, मेट कर रहे हैं, और ये जो दोनों है ये कहीं ना कहीं से रिश्तेदारी में निकले हुए हैं, कहीं ना कहीं ये दूर के कजन्स हैं, बिल्कुल इस तरह। तो मतलब ये सेम ब्रीड के होंगे और 4 से 6 जनरेशन में ये आपस में मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ये है, ठीक है, इन्होंने क्रॉस किया और इनके एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई, अब फिर आगे इन्होंने क्रॉस किया, इनके भी एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई, इनके भी एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई, ऐसे ऐसे क्रॉस करके। अब मान लो 1 2 3 4 4 जनरेशन हो गई ना। अब मान लो इसका मेल इसके फीमेल से, इसके आगे बच्चों से क्रॉस कर ले, तो बेटा हम कहते हैं कि विद इन इनके ब्रीड में ही, सेम ब्रीड के 4 से 6 जनरेशन में ही क्रॉस हो रहा है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें अगर
एक ट्रेट है, मान लो ये जो मेल और फीमेल थी, फीमेल हाई लैक्टेशन मतलब दूध ज्यादा देती थी, और जो मेल था डिजीज रेजिस्टेंट था, स्ट्रांग था, तो मतलब हमारे तो दोनों पर्पस हो गए, दोनों एकदम बेस्ट है। तो अगर हम इन्हीं के ही कैरेक्टर आगे प्रोजेनी में लेकर जाना चाहते हैं, आगे जनरेशन टू जनरेशन लेकर जाना चाहते हैं, तो हम इनब्रीडिंग करते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर से किसी ब्रीड से क्रॉस करवा दोगे तो हो सकता है ये कैरेक्टर आगे जाकर छुप जाए, आगे जाकर क्या हो जाए, छुप जाए। तो इसे हम कहते हैं प्योर लाइंस बनवाना, जैसे तुम जेनेटिक्स में करते हो। तो टू ऑब्टेन्ड प्योर लाइंस बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, किसको इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं इनब्रीडिंग को। पर इससे होता क्या है, इससे रिसेसिव कैरेक्टर ज्यादा उठते हैं, तभी आप इसको सेम जनरेशन में करें, हो सकता है ये वाला कैरेक्टर रिसेसिव फॉर्म में है, तभी आप किसी और के साथ इसको मल्टीप्लाई नहीं होने दे रहे, क्योंकि उसका डोमिनेंट एलील इसको डोमिनेट कर देगा और रिसेसिव चला जाएगा। पर बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर रिसेसिव कंडीशंस में होती हैं, तो इससे क्या होता है, होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है, रिसेसिव कंडीशन में जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बढ़ सकते हैं, तो बीमारी होने के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, मोर रिसेसिव होमोजाइगस डिसऑर्डर्स। तो ये तो परेशानी वाली बात भी है, मोर होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर। इससे इससे बेटा एक तो डिसऑर्डर ज्यादा हो सकते हैं, दूसरा और क्या हो सकता है, क्योंकि आप सेम ही ब्रीड में उसे क्या कर रहे हो, और 4 से 6 जनरेशन में क्रॉस कराते जा रहे हो, तो एवोल्यूशन किधर होगा, चेंजेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो उससे जो फर्टिलिटी है उस पर भी फर्क पड़ सकता है। इट कैन ऑल्सो डिक्रीजेस फर्टिलिटी। तो जो ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, जो इसमें आपको गलत चीजें मिल रही है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या यूज करते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है जब आप बहुत ज्यादा इनब्रीडिंग करते रहते हो तो जो जानवर बनते हैं उनकी क्वालिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है, तो उसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन की कहा जाता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होती है, होमोजाइगोसिटी के बढ़ने की वजह से। इसका बेनिफिट क्या है इनब्रीडिंग का, प्योर लाइंस मिलती है, वही पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में जाते हैं। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, उसका क्या कहते हैं, साइड इफेक्ट क्या है, कि इससे फर्टिलिटी भी कम हो सकती है और होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर्स भी ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, रिसेसिव होमोजाइगस डिसऑर्डर्स, मैंने ऑर्डर्स लिख दिया, देख लो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा ब्रीडिंग टेक्निक में एक क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। द एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग इन एनिमल इज increases heterozygosity, increases homozygosity, improve the breed with a single step, causes deletion of superior genes। तो इसमें क्या होता है बेटा, डिलीशन तो नहीं होता सुपीरियर जीन्स का, इनफैक्ट सुपीरियर जीन्स तो आती हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे आप उसी जीन उन्हीं एनिमल्स में ब्रीडिंग करवाते जा रहे हो, उन्हीं एनिमल्स में क्या करवाते जा रहे हो, ब्रीडिंग। तो इसमें आपके जो डिलीशन नहीं हो रहा, इनफैक्ट ये तो आ रहे हैं। हेट्रोजाइगोसिटी बेटा नहीं, क्या बढ़ती है, होमोजाइगोसिटी। इंप्रूव द ब्रीड विद अ सिंगल स्टेप, नहीं, इसमें एक स्टेप में ही ब्रीड इंप्रूव नहीं होती, आप 4 to 6 जनरेशन का गैप लेते हो। ठीक है, तो विद इन 4 to 6 जनरेशन के बीच बीच में होगा ब्रीडिंग, फिर जाके एक कैरेक्टर आता है। सो इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप। सो हियर आंसर क्या बनेगा, होमोजाइगोसिटी एक पॉजिटिव चीज भी है और एक नेगेटिव चीज भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटब्रीडिंग, अगली ब्रीडिंग टेक्निक है बेटा आउटब्रीडिंग। अब आउटब्रीडिंग में क्या होता है, अब मैं 2 चीजें कर सकती हूँ आउटब्रीडिंग में, 2 चीजें कर सकती हूँ, या तो जानवर सेम ब्रीड के हों, दोनों जानवर मतलब मेल और फीमेल दोनों ही मान लो बी ब्रीड के हैं, पर ये रिश्तेदारी में नहीं है, मतलब दूर की रिश्तेदारी में है, 4 to 6 जनरेशन के नहीं है, 4 to 6 से भी दूर के हैं, बिल्कुल इनब्रीडिंग की तरह। पर इनब्रीडिंग में क्या था, ब्रीड तो सेम थी, पर वो 4 to 6 जनरेशन के बीच बीच में आप क्रॉस कर रहे थे। इसमें ब्रीड सेम है, डिफरेंस क्या है इनब्रीडिंग से, कि 4 से 6 जनरेशन से भी दूर दूर आप क्रॉस करवाओगे। मतलब इनब्रीडिंग में तो इन जानवरों के बीच बीच में ही आपको क्रॉस करवाना है। अब मान लो 8, 9, 10 जनरेशन हुई, अब 8, 9, 10 जनरेशन का कोई फीमेल अगर पहली जनरेशन के साथ क्रॉस कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो इनब्रीडिंग नहीं कहलाएगा, वो एक तरह का आउट ब्रीडिंग होगा। क्या होगा, वो एक तरह का आउट ब्रीडिंग। और आउट ब्रीडिंग में भी बेटा ये क्या होगा, आउट क्रॉसिंग।
क्या होगा? आउट क्रॉसिंग। ठीक है, तो आउट क्रॉसिंग में क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ब्रीड तो अभी भी सेम है इनब्रीडिंग की तरह, बट डिफरेंट जनरेशन, डिफरेंट जनरेशन। ठीक है, 4 से 6 से ज्यादा जनरेशन दूर जाना पड़ेगा। अब दूसरा है कि अगर आप ब्रीड ही डिफरेंट कर दो, अगर आप क्या कर दो, ब्रीड ही डिफरेंट कर दो, मतलब B1 की फीमेल है ब्रीड की और B2 का मेल है, तो ये क्या होगा? ये होगा क्रॉस ब्रीडिंग। इसे आप बेटा क्या कहोगे? इसे बोलोगे क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है? ब्रीड ही डिफरेंट है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। आउटब्रीडिंग इज अ ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स, मतलब वो भाई बहन नहीं है। जैसे इन ब्रीडिंग में तो हमने कहा था ना कि जैसे कजन्स की तरह है ना, भाई बहन है। इसमें अनरिलेटेड है, उनका आपस में कोई रिश्ता ज्यादा नहीं है, होगा तो बहुत दूर का रिश्ता होगा। तो ऑर्गेनिजम्स क्या है बेटा? अनरिलेटेड। इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या थे? रिलेटेड, दे आर क्लोजली रिलेटेड। देखो वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, कई बार छोटे छोटे वर्ड से तुम सीधा आंसर लगा सकते हो। इसमें जानवर क्या है? रिलेटेड। कितनी जनरेशन से? 4 to 6। उसमें अनरिलेटेड होंगे 4 से 6 जनरेशन, मतलब मोर देन 6 जनरेशन में जाओगे तो ब्रीडिंग हो सकती है, और उसे ही आप क्या बोलोगे? आउट क्रॉसिंग। Unrelated animal which may be between individuals of the same breed but having no common ancestor। 4 से 6 जनरेशन तक कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा, उसे हम कहते हैं आउट क्रॉसिंग। और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड, जिसे हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। और कई बार डिफरेंट स्पीशीज ही चली जाती है, उसे हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसके बारे में आगे हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर मुझे इनब्रीडिंग डिप्रेशन दूर करना है, मान लो बहुत टाइम से हम इनब्रीडिंग कराते जा रहे हैं जानवरों में, अब मुझे इनब्रीडिंग डिप्रेशन दूर करना है, तो मैं आउट क्रॉसिंग चूज करूंगी या क्रॉस ब्रीडिंग? तो मैं बेटा आउट क्रॉसिंग चूज करूंगी। मान लो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, जो ब्रीड है यहाँ पे भी सेम होगी, वहां भी सेम होगी। अगर मैं क्रॉस ब्रीडिंग करवा दूंगी जानवरों में, तो वो तो ब्रीड ही अलग हो जाएगी। क्रॉस ब्रीडिंग से हम 2 अलग ब्रीड्स यूज करते हैं। हमें अगर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन दूर करना है और ब्रीड को सेम ही रखना है, तो हम यूज करते हैं आउट क्रॉसिंग। सो आउट क्रॉसिंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। वाई नॉट क्रॉस ब्रीडिंग? क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग होता है 2 डिफरेंट ब्रीड में क्रॉस। तो अगर मैंने क्रॉस ब्रीडिंग करा दी तो उसकी तो ब्रीड ही बदल जाएगी, वो तो नई ब्रीड बन जाएगी, पर मुझे तो ब्रीड सेम रखनी है, इसलिए मैं क्या करना प्रेफर करूंगी? आउट क्रॉसिंग। सो इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो ये हुआ बेटा आपका आउट ब्रीडिंग। और आगे चलते हैं, बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट The examples of cross breeding। क्रॉस ब्रीडिंग की क्या क्या एग्जाम्पल है? पहली एग्जाम्पल है हिजारडेल। हिजारडेल बनी थी पंजाब में, इन पंजाब। ठीक है, इसमें क्या किया था? बीकानेरी ईव्स ली। ईव्स क्या होती हैं? फीमेल शीप। ठीक है, ईव्स क्या होती हैं? फीमेल शीप। बीकानेरी ईवली, और उसको मेरिनो, मेरिनो भी एक दूसरी ब्रीड है, मेरिनो रैम्स क्या हुए? मेल शीप। इन दोनों से क्रॉस करा दिया और आपकी क्या बनी? उससे एक क्रॉस ब्रेड शीप बनी, जिसे हम कहते हैं हिजारडेल। सो हिजारडेल एक बेटा क्या है? भेड़ है। एक क्या है? भेड़ है। तो पहली एग्जाम्पल है ये। दूसरी है बेटा करन स्विस। करन स्विस भी एक एग्जाम्पल है बेटा आपकी क्रॉस ब्रीडिंग की, जो बनी थी NDRI। NDRI कहां पे है? करनाल, हरियाणा। ठीक है, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ये डेयरी फार्मिंग का। ठीक है, और ये बनी थी बेटा जो आपकी करन स्विस है, इसको कैसे बनाया गया था? इसको एक इंडिजिनस वैरायटी थी और एक थी बाहर की वैरायटी। एक इंडिजिनस थी, एक बाहर की वैरायटी थी, दोनों को क्रॉस करके बनवाया गया। ठीक है, तो बेटा क्या थी वो वैरायटी? वो थी साहीवाल। एक साहीवाल ली, साहीवाल के नाम से पता लग रही है इंडिजिनस है, इंडिजिनस जो अपनी घर की है। ठीक है, और उसको क्रॉस कराया एक एक्सोटिक से। एक्सोटिक क्या होता है? बाहर वाली, ब्राउन स्विस से। ठीक है, और इस तरह से हमने बनाई करन स्विस। राइट, चलिए ये थी बेटा आपकी क्रॉस ब्रीडिंग की एग्जांपल। अब बात करते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, क्या होता है ये?
अगर मैंने स्पीशीज ही बदल दी, बड़ा काम, बड़ा ग्रुप बदल दिया, ठीक है। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, स्पीसीज 1 को स्पीसीज 2 से मल्टीप्लाई करके एक नई स्पीशीज बना रहे हैं, वाह भाई वाह, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग में दो ब्रीड को क्रॉस करके नई ब्रीड बना दी, इधर दो स्पीशीज को क्रॉस करके नई स्पीशीज बना दी। इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज आर मेटेड। तो हमने क्या किया, फीमेल किसी और स्पीशीज की थी, मेल किसी और की थी। तो इसमें ये आपको दिख रहा होगा, म्यूल एक एग्जाम्पल है, म्यूल और हिनी। म्यूल बनता है बेटा मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के क्रॉस से, ठीक है। और जो हिनी है वो कैसे बनेगा, ऑपोजिट कर दो, मेल हॉर्स एंड फीमेल डंकी के क्रॉस से। तो जो आप देखते हो ना पहाड़ों में होते हैं, इनसे बहुत काम करवाया जाता है, इन पे लद देते हैं सामान और दे कैन इजिली क्लाइंब अप द माउंटेन्स, अच्छे से ऊपर जा सकते हैं, राइट। और इन्हीं पे बैठ के सवारी भी करते हैं वहां पे लोग पहाड़ों में। तो इनका इस तरह से हम इकोनॉमिकली इनको यूज करते हैं, राइट। तो ये थी एग्जाम्पल बेटा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की। तो फर्क क्या है, चलो एक बार सम अप कर देती हूँ, ईजी हो जाएगा। इन ब्रीडिंग में सेम ब्रीड है, रिलेटेड है 4 से 6 जनरेशन में, दोनों मेल और फीमेल जिनमें क्रॉस हो रहा है। और फिर आता है आपका आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में दो आते हैं अंदर कैटेगरी, एक आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में भी ब्रीड सेम है पर वो अनरिलेटेड है, रिश्तेदार नहीं है 4 से 6 जनरेशन के। इन ब्रीडिंग से जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता है वो आउट क्रॉसिंग से दूर किया जा सकता है, क्योंकि दोनों में ही हम सेम ब्रीड को क्रॉस करते हैं। फिर आता है आउट ब्रीडिंग के ही अंडर क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में हम दो डिफरेंट ब्रीड लेते हैं, दोनों में क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग याद कर लेना, क्रॉस बिटवीन टू ब्रीड्स। और फिर आता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिनमें दो स्पीशीज को हम क्रॉस करवाते हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज, उसमें आते हैं आपके म्यूल और हिनी, ठीक है। तो ये हुआ बेटा आपके नॉर्मल एनिमल ब्रीडिंग टेक्निक्स जो शुरू से करी जाती है बहुत पुराने जमाने से। अब हम बेटा बात करेंगे एक क्वेश्चन की, फिर आगे बढ़ेंगे। चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू एनिमल ब्रीडिंग मेथड। आउट क्रॉसिंग, क्रॉस बिटवीन सेम ब्रीड हैव नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 6 जनरेशन, बिल्कुल सही। क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड, ये भी सही। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, ये भी सही। इन ब्रीडिंग, मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल विद सेम ब्रीड फॉर 1 to 2 जनरेशन, नहीं बेटा, बिटवीन 4 to 6 जनरेशन। तो आंसर क्या बना इसका, फोर्थ बना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो ब्रीडिंग टेक्निक हमने आपको बताई ये तो कन्वेंशनल है, मतलब बहुत टाइम से ये चलाई जाती है। दो जानवर लिए, दोनों में ब्रीड करा दिया, ठीक है। वो सेम ब्रीड के हो सकते हैं, डिफरेंट के हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स की, जो मतलब आजकल साइंस की वजह से पॉसिबल हुए हैं। उसमें सबसे पहला है बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ह्यूमंस में भी किया जाता है, आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा होगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है, जो मेल होता है दैट मीन्स बुल कहते हैं जिसको, उसका सीमन लिया जाता है। सीमन लेकर उसको एक्सट्रैक्ट करके प्रिजर्व भी कर सकते हो कोल्ड स्टोरेज में, क्रायो प्रिजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन में, या फिर निकाल कर इमीडिएटली फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आप आर्टिफिशियली उसको डिपॉजिट कर सकते हो। मतलब एनिमल्स को यहाँ पे मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। एनिमल्स को मेटिंग करवाना एक बड़ा मुश्किल वाला प्रोसेस होता है, कम्बरसम प्रोसेस होता है, ठीक है। पर यहाँ पर अगर एक डॉक्टर आ जाए किसी अच्छे बुल का सीमन लेकर और काऊ के विजाइना में या फिर उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट कर दे आर्टिफिशियली, तो उससे एक तो मेटिंग वाला सारा जो प्रोसेस होगा वो निकल जाएगा, और दूसरे से क्या होगा कि वो एक जो बुल सीमन डिपॉजिट करता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो वो एक बुल से लिया हुआ सीमन बहुत सारी काऊ को इंसेमिनेट कर सकता है। मतलब एक ही बुल से एक बार लिया गया सीमन बहुत सारी काउज में लगा सकते हैं, जिससे बहुत सारी काऊ को प्रेग्नेंट किया जा सकता है, ठीक है। और तीसरा बात यह है कि आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। अगर आप किसी और कंट्री से ला रहे हो तो भी इजी है, गाय भैंसे को लेके आना आसान थोड़ी ना है ना। तो अगर आप वहां से क्रायो प्रिजर्वेशन करवा के सीमन ले आते हो तो वो बड़ा इजी प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, मेटिंग में जो रेट होता है, सक्सेस रेट, उसके मुकाबले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सक्सेस रेट ज्यादा होता है। इससे आपको अपने डिजायरेबल कैरेक्टर मिल सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, the semen is extracted from, किससे,
from male and deposited artificially in female reproductive tract, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें सीमेन लेके उस फीमेल में डिपॉजिट किया जाता है, पर उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सेकंड, सेकंड बोल रही हूं मैं, मेटिंग इज अ कम्बरसम प्रोसेस, मतलब थोड़ा क्या होता है, टायरिंग प्रोसेस होता है, या कह लो कि एक मेल और फीमेल को मेटिंग करवाना आर्टिफिशियली बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, कम्बरसम और डिफिकल्ट प्रोसेस। तो ये क्या है, ये थोड़ा इजी है, ये क्या है बेटा, इजी है। दूसरा, हायर सक्सेस रेट, इसका सक्सेस रेट क्या है बेटा, हाई है। तीसरा, सीमेन कैन बी प्रिजर्व्ड और स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर, बाद में भी यूज किया जा सकता है उसको, ठीक है। और लास्ट, सीमेन फ्रॉम वन बुल कैन इंसेमिनेट many cows, कैन इंसेमिनेट मैनी काउस, ठीक है। तो ये हुआ एक टेक्निक कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में। अब दूसरी टेक्निक की बात करते हैं बेटा, दूसरी टेक्निक की बात करते हैं जिसका नाम है MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या करते हैं इस टेक्निक में, अब ध्यान से सुनिएगा। हमने ली एक काऊ, आप बोलोगे मैम आपकी काऊ तो काऊ लगती ही नहीं है, बिल्ली लगती है ना, यार यही आती है, अब समझ जाओ, है ना, हरे रंग की काऊ। अब हमने क्या किया, इस काऊ के पास अच्छे कैरेक्टर थे, जैसे ज्यादा दूध देती है, ठीक है, और क्वालिटी अच्छी है इसकी बहुत, जैसे डिजीज रेजिस्टेंस है, सब कुछ है। तो हमने क्या किया, इसको करवाई उई माँ, है ना, उई 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 उई, कैसे हुई उई, इसको बेटा हमने लगवाया इंजेक्शन। इस इंजेक्शन में क्या था, इस इंजेक्शन में था हार्मोन, क्या था, हार्मोन। कौन सा हार्मोन था इसके पास, FSH लाइक, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लाइक हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है, FSH का काम होता है सुपर ओव्यूलेशन करवाना, क्या करवाना, सुपर ओव्यूलेशन। व्हाट इज सुपर ओव्यूलेशन, नॉर्मल ओव्यूलेशन में एक अंडा बाहर आता है ओवरी में एक साइकिल में, इससे क्या होगा, इसमें बेटा, इसमें एक बार में 6 से 8 अंडे बाहर आएंगे। तो क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ अंडे बाहर आ रहे हैं तो इसे बोलते हैं हम सुपर ओव्यूलेशन। तो सुपर ओव्यूलेशन में क्या होता है, 6 to 8 eggs ovulate at a single time, at a single time। तो अब इतने अंडे बाहर क्यों ला रहे हो, ज्यादा अंडे होंगे तो ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। अब क्या करेंगे, अब करवाएंगे या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या ब्रीडिंग, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पर फर्टिलाइजेशन करवाकर, मान लो फर्टिलाइजेशन करवा दी, फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद एम्ब्रियो बनने का इंतजार किया, ये अभी उसके अंदर ही हो रही है फर्टिलाइजेशन का, ओके, अंदर ही हो रही है। अब 8 to 32 सेल का जब एम्ब्रियो हो जाता है, इस एम्ब्रियो को कहां ट्रांसफर कर दिया, सरोगेट मदर में, किसी और काऊ में, ट्रांसफर टू सरोगेट मदर, ट्रांसफर कर दी सरोगेट मदर में, ठीक है। अब मान लो इसको इंजेक्शन लगा दिया, अब जब इंजेक्शन लगाया तो ये अपनी ओवरी से क्या निकालेगी, बहुत सारे अंडे निकाले, अंडे। अब इन अंडों को कौन मिला, इन अंडों को मिला स्पर्म, स्पर्म मिला। अब स्पर्म मिलने के बाद ये क्या बन जाएंगे बेटा, एम्ब्रियो बन जाएगा, बन गया एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो बाहर निकाला और किस में डाल दिया, ये एम्ब्रियो सरोगेट मदर में। अब सरोगेट मदर हम कौन रखते हैं, सरोगेट मदर हम कौन रखते हैं, ये वो होती है जो ज्यादा लैक्टेशन नहीं देती, क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती, और इस वाली काऊ को हम नेक्स्ट
साइकिल के लिए रेडी कर देते हैं, क्योंकि हमने अंडा जेनेटिक मटेरियल तो इसी का लेना है, तो उसको थोड़ी ना दूध देने के लिए लगाएंगे, या उसको थोड़ी ना प्रेगनेंसी में उसको बंद करके रख देंगे, क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो रही है तब वो दूध नहीं दे पाएगी। तो इसलिए हम इसको फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ ओव्यूलेशन तैयार कर देते हैं। फाइन। और फिर जिसका बच्चा निकलेगा फिर उसको आगे या तो बेच दोगे, या उसको बड़ा करोगे, उसकी लैक्टेशन करवाओगे, या फिर ओव्यूलेशन करवाओगे। फाइन। सो डिपेंडिंग अपॉन अगर वो मेल है या फिर फीमेल है। तो इस तरह से हम इस टेक्निक को यूज करते हैं, MOED जिसका नाम है, इसमें से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से आई होप आप सबने सुना होगा। तो चलिए देखते हैं कितना अच्छे से सुना आपने, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। Choose the option which has correct statement with respect to MOET. पहला, in this technique FSH induces follicular maturation and superovulation. बिल्कुल सही है, FSH से ही superovulation होता है, फॉलिकल मैच्योर होंगे तो सुपरओवुलेशन होगा ना। The fertilized egg at 8 to 32 cell stage are recovered non-surgically and transferred to surrogate mother. ये बात भी ठीक है, आप कोई उसको चीर फाड़ थोड़ी ना करोगे, अगर आपने उसकी चीर फाड़ कर दी तो वो तो बेचारी फिर हीलिंग प्रोसेस में चली जाएगी। तो हम बिना सर्जरी के ही अंडे बाहर निकालते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, नॉन सर्जिकली ही निकालते हैं। High yielding breeds of females and high quality of meat yielding bulls have been bred successfully. ये बात भी सही है। आप किसकी ब्रीडिंग करवाओगे? जिनके पास दोनों अच्छे कैरेक्टर्स हैं। इट इज कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, ये भी ठीक है। कंट्रोल मतलब आप उसको एक कंट्रोल्ड कंडीशंस पे रख रहे हो, ये नेचुरली नहीं हो रहा, ये आर्टिफिशियली हो रहा है। तो सारे स्टेटमेंट ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या बना? फोर्थ बना। फाइन। तो आई होप आपको MOET बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से बेटा आजकल गाय भैंसों का हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। आगे बच्चे आपका एपीकल्चर। एपी वर्ड आया है एपीस से। एपीस का मतलब है हनी बी। एपीस का मतलब क्या है? हनी बी। बहुत सारी हनी बीज पाई जाती है दुनिया में, जैसे कि एक होती है एपीस जो इंडिया की है, कॉमन इन इंडिया, एपीस इंडिका, इंडियन बी। दूसरी है एपीस डॉर्सेटा, रॉक बी। ये बड़ी गुस्से वाली बी है, ये पहाड़ों, बड़े बड़े पहाड़ों में होती है, और इसका जो बी हाइव होता है, जिसको कहते हैं ना मक्खियों का छत्ता, वो सबसे बड़ा होता है इनका, इसका मक्खियों का छत्ता सबसे बड़ा होता है। फिर आता है एपीस मेलिफेरा, ये इटालियन बी है, ये सबसे ज्यादा यील्ड देती है, सबसे ज्यादा हनी बनाती है, इटालियन बी है। और फिर है एपीस फ्लोरिया। आपने कभी कभी देखा होगा छोटे छोटे फूलों पे छोटी छोटी सी मक्खी होती है, इतनी पिद्दू पिद्दू सी, है ना, तो वो है आपकी एपीस फ्लोरिया। इसे कहते हैं लिटिल बी, छोटा बच्चा जान के हमको, है ना, वो वाली तो ये है लिटिल बी। तो इस तरह की अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं हनी बीज की। तो हनी बीज की रेयरिंग को हम कहते हैं बच्चे एपीकल्चर। एपी वर्ड कहाँ से है? हनी बी से। सो बी कीपिंग भी कहा जाता है लेमन लैंग्वेज में, और एपीकल्चर इज अ मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। किसके लिए कर रहे हैं? इसके प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो यूज करते हैं वो होता है बेटा इसका हनी। कभी आपने ना, अभी तुम ट्रैवल करते हो, जब घूमने जाते हो कहीं, या फिर एक शहर से, एक गांव से दूसरे गांव जाते हो, तो रास्ते में खेतों में देखना सफेद रंग के डब्बे पड़े होते हैं साइड में। अब वो डब्बे क्या होते हैं? वो बी हाइव होते हैं, आर्टिफिशियल बी हाइव। कई बड़े भी होते हैं, कई छोटे भी होते हैं। तो खासकर वहां देखना जहाँ सरसों की खेती होती है ना, वहां पर तो जरूर रखे जाते हैं। जहाँ पर एप्पल की, सेब की खेती होती है, पियर की होती है, तो वहां पर ये डब्बे जरूर रखते हैं, क्योंकि वहां मधुमक्खी जरूर आती है। तो मधुमक्खी का कल्चर करते हैं, तो वहां पर हम आर्टिफिशियल बी हाइव या छत्ते भी लगाते हैं। ठीक है बच्चे, चलो। इट हैज बीन एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री, बहुत पुराने जमाने से लगाई जा रही है, नया तो नहीं है ना। पहले तो लोग ये आर्टिफिशियल नहीं लगाते थे, नेचुरल वाले में भी जा जाके आपने देखा होगा गांव में अभी भी कई लोग होते हैं जो, जहाँ मक्खियों का छत्ता होता है, वो जाके आग वाग सा, धुआं सा जला के मक्खियों को भगा के छत्ता लेके शहद बेचते हैं, है ना। Honey is a food of high nutritive value and also find use in the indigenous system of medicine. Honey क्यों रेयर किया जाता है? क्या इस्तेमाल है? एक तो देखो ये स्वीटनर है, मीठा है, तो चीनी के जगह यूज कर सकते हो। दूसरा, आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन में इसको यूज करते हैं। जैसे तुमने सुना होगा, अगर बहुत ज्यादा खांसी होती है तो मम्मी कहती हैं कि शहद में अदरक का वो जूस निकाल के डालो और पी लो,
ये विक्स अपनी घर की बनी विक्स है ना, तो ये खिचखिच क्या कर देती है, दूर कर देती है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि इसको मेडिसिन में यूज किया जाता है। और हनी लो ना, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, क्योंकि ये एक लेग्जेटिव है। लेग्जेटिव क्या होते हैं, ऐसे चीजें, ऐसे पदार्थ जो आपको कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करे, आराम से आती है ना। Honey bee also produce bee wax, which finds many use in industry, such in the preparation of cosmetics and polishes of various kind. अब हनी और क्या बनाती है, हनी बी और क्या बनाती है, इसमें से आता है बी वैक्स। एक तो प्रोडक्ट हो गया बेटा इसका हनी, ठीक है। इस हनी को हम क्या क्या यूज करते हैं, एज अ स्वीटनर यूज करते हैं, मीठे की तरह, और मेडिसिन में यूज करते हैं। अब दूसरा जो इसका ट्रू प्रोडक्ट है वो है बी वैक्स। जो ये हनी बनाता है, ये हनी बनता है नेक्टर और पोलन से। तो ये पौधे से लाती है। कैसे हनी बनाती है पता है तुम्हें, हनी भी पौधे के पास जाएगी, नेक्टर पिएगी, पोलन उसमें डालेगी और अपने माउथ में ले जाती है। माउथ में फिर हनी होता है डाइजेस्ट, फिर अपने घर में जाके, छत्ते में जाके उस माउथ से उल्टी कर देती है, ठीक है। उल्टी कर दिया तो वो जो हनी है वो डाइजेस्टेड होता है, और उस उल्टी से जो हनी है वो कभी खराब भी नहीं होता, राइट। तो बेसिकली हनी हम थोड़ी उल्टी खा रहे हैं उसकी तो जो बी वैक्स है, बी वैक्स इसका ट्रू प्रोडक्ट है। नेक्टर और इसने पॉलन तो प्लांट से ले लिया, तो इसका तो ये प्रोडक्ट नहीं हुआ, ये तो सिर्फ उल्टी दे रही है। ये जो बी वैक्स है इसके एब्डोमिनल ग्लैंड से आती है, तो ये ट्रू प्रोडक्ट है हनी बी का। सो इट इज द ट्रू प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। और ये कहां से आता है, एब्डोमिनल ग्लैंड से, फ्रॉम एब्डोमिनल ग्लैंड्स, राइट। इसको कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, लिप बाम वगैरह बनाने में, या बहुत सारी क्रीम्स को बेस देने के लिए बी वैक्स का यूज किया जाता है। पॉलिशेस में भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आगे, the increased demand of honey has led to large scale beekeeping practices. It has become an established income generating industry, whether practiced on a small or on a large scale. तो आज की डेट में ये भी एक तरह का लोगों का बिजनेस बन चुका है, बिजनेस है ना। तो लोगों ने इंडस्ट्री लगा दी। अब देखो हनी ढूंढने जाओ तुम बाजार में, कितने ब्रांड मिलेंगे तुम्हें हनी के। तो मतलब कहीं ना कहीं इसका अच्छा प्रोडक्शन चल रहा है हनी का, और ये तो नेचुरल होता है। तो मतलब बहुत सारे लोग बी हाइव पे काम करते हैं, एपीकल्चर करते हैं, कुछ छोटे पैमाने पर, कुछ बड़े पैमाने पर। Beekeeping can be practiced in any area where there are sufficient bee pastures of some wild shrubs, fruit, orchids and cultivated crops. तो जैसे कि मैंने बताया कि जब आप गांव से दूसरे गांव जाते हो खेतों में से, तो बीच में वो डब्बे पड़े होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वो डब्बे जो होते हैं वो ऐसे खेतों में होते हैं जहाँ पे फूल ज्यादा उगते हैं, क्योंकि फूलों से ही तो क्या होता है, भंवरे मंडराते हैं ना, फूलों के पास ही तो भंवरे मंडराते हैं। तो वहां पर मधुमक्खी वहीं पर ही आएगी। आगे बेटा, बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस इन एनी एरिया। अच्छा, देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ हनी बीज विच कैन बी रेयर। तो मैंने आपको डिफरेंट स्पीशीज बता दी, उनमें से जो आप रेयर कर सकते हो ना, वो सारे नहीं है। रेयर करने वाले दो ही हैं, एक ये और एक ये। क्यों? डॉर्सेट है, गुसेल। अगर इसको पता चल गया ना तुम पास आ रहे हो, तुम्हें ये इतना डसेगी, इतने स्टिंग मारती है कि तुम सूझ जाओगे, मर जाओगे। एपिस फ्लोरिया पिद्दूसितु है, इतना सा उसका बीहाइव होता है, उससे क्या हनी निकालोगे। तो सबसे ज्यादा जो रेयर करी जाती है वो मेलीफेरा और इंडिका है। आजकल मेलीफेरा भी इंडिया में बहुत आ गई है, क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसको और इसको तुम रेयर नहीं कर सकते, इसकी प्रोडक्टिविटी कम है, इसकी प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा है। पर इसके तुम छत्ते के पास जाके तो देखना शक्ल ही बदल जाएगी, तुम है ना, एकदम मोटा मुंह हो जाएगा, क्योंकि बड़ी गुस्सेल है, ये किसी को बख्शती नहीं है। तो इसलिए मोस्ट रेयर्ड ये दोनों है। चलिए, ऑफ दीज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज इज एपिस इंडिका। तो हमारे हिंदुस्तान में सबसे कॉमन कौन सी है? इंडिका। बी हाइव्स कैन बी केप्ट इन वंस कोर्टयार्ड और ऑन द वेरांडा ऑफ द हाउस और इवन ऑन द रूफ। बी कीपिंग इज नॉट लेबर इंटेंसिव। तो हम बेटा अगर किसी को बी कीपिंग करनी है तो कहाँ कर सकते हो? जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, हमारे जो घर है जहाँ से मैं हूँ, जहाँ से मैं पढ़ी हूँ, है ना, छोटा सा शहर है, एक गाँव जैसा ही है। तो वहां पर हमारे भी पीछे ना एक वरांडा होता था बहुत बड़ा, वहां पेड़ होता था, उस पेड़ पे लग जाते थे छत्ते इसके हनी बी के। तो ये जो था वहां पर आराम से लग रहे हैं। अगर मान लो हम उसको और अच्छी कंडीशन दे और सारे छत्ते उगा लें और बाद में हनी निकालें, तो हमने तो अपना एपीकल्चर शुरू कर दिया स्मॉल स्केल पे,
कर दिया ना। या छत पर कई बार होता है ना कि छत पे ऐसे कोई लकड़ी वकड़ी पड़ी है तो वहां पर भी लग जाते हैं। तो इस तरह से बेटा ये कहीं पर भी आप इसको शुरू कर सकते हो बी कीपिंग को, बट बस ध्यान रखो कि आपका वहां पर आना जाना थोड़ा कम हो, क्योंकि क्या होगा, मक्खियां ही तुम्हें परेशान कर देगी, या घर पे छोटा बच्चा है तो उसको काट के परेशान कर सकती है ना। दूसरा, ये लेबर इंटेंसिव नहीं है, इसमें आपको ज्यादा लेबर या लोग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक दो लोगों की जरूरत है जिनको हनी बी के साथ टैकल करना आता है, जो हनी बी को से डरते भी नहीं है और उनको उसको छूना आता है, उससे कैसे उसको बिना डिस्टर्ब करे उसमें से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो। बस उतने दो चार आपको लोग चाहिए। तो इसे हम कहते हैं बी कीपिंग इज नॉट अ लेबर इंटेंसिव, मतलब इसमें आपको ज्यादा लोग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हुआ बेटा आपका एपीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। बी कीपिंग दो रिलेटिवली इजी डस रिक्वायर सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन दैट टीच बी कीपिंग। अब जैसे कि मैंने बताया, आपको वही लोग लगाने की जरूरत है कि जिनको ये स्किल आती है, तो कहीं ना कहीं सीखना तो पड़ेगा ना। अब देखो क्या होता है, तुम हो नो सखिए, तुम कह रहे हो भाई मैम ने बता दिया एपीकल्चर करना है, तो बस मैंने देखे थे हमारे गांव में पेड़ पे 3-4 लगे हैं, अब मैं निकालूंगा वहां से बीहाइव और निकाल के मक्खियां और शायद बेचूंगा और मैं बस बन जाऊंगा बहुत अमीर आदमी। अब तुम्हें पता ही नहीं है कि जब बी के पास जाओ तो उसको कैसे परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हें परेशान कर देगी, वो तो चींटी नहीं आने देती अपने पास, है ना। तो क्या होता है, प्रॉपर सूट होता है, जो जो लोग रफ एंड टफ है वो तो प्रॉपर सूट भी नहीं पहनते, क्यों, उनको पता है किस तरह से उसको टैकल करना है। तो ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बताती हैं, स्किल सिखाती हैं एपीकल्चर के, तो ऐसा सीख लेना पहले अगर ये काम शुरू करना है। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग। तो क्या है जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, पहले नॉलेज एंड नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बी। अब जैसे कि मैम ने कहा बेटा एक एपिस डॉर्सेटा होती है, उसका ना बहुत बड़ा छत्ता लगता है, तो उसमें से बहुत हनी निकलता है। अब तुमने कहा भाई साहब ये तो बढ़िया है, इंडिका तो छोटा छत्ता लगाते हैं, ये बड़ा लगाते हैं, मैं तो यही लेयर करूंगा। तुमने कर लिया, गए तुम उसके पास, उसने कहा चल भाग यहाँ से, है ना। तो अब तो वही नॉलेज होनी जरूरी थी, डॉर्सेटा गुस्से वाली है, उसने तो आपको काट काट के बुरा हाल कर दिया, है ना। तो इसलिए नॉलेज होना कि बी किस तरह की है, किधर उग सकती है, उसको कौन सा पौधा पसंद है, वो बहुत जरूरी है। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन, जैसे कि मैंने कहा लोकेशन कहाँ, ऐसे थोड़ी ना कमरे में लगा लोगे अपने, अगर खेत है खेतों में लगाओगे तो बहुत बढ़िया बात है। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वॉर्म्स, मतलब जो पूरा स्वॉर्म होता है ग्रुप ऑफ हनी बीज, तो उस पूरे को कैसे कैच करना है। तुमने अब आर्टिफिशियल बीहाइव लगा दिया, अब वहां पे कोई मक्खी नहीं आ रही, तो तुम्हें टेक्निक पता होनी चाहिए कि उसको क्या तुम खिलाओ या क्या बेट दो कि वो आकर तुम्हारे बीहाइव में रहे, किसी और के बीहाइव में नहीं तो हमारे में रहे। तुमने लगा दिया आर्टिफिशियल बीहाइव, वो आई नहीं, फिर वो खाली डब्बों का क्या करोगे, है ना। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, अब सीजनल चेंजेस आते हैं। अब मान लो सरसों के फूल उगे बाद में चले गए, अब उसके बाद तुमने बी हाइव लगाया तो कोई फायदा है नहीं ना। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सीजन में बहुत अच्छे से बी हाइव बन सकता है, बीज ग्रो हो सकती हैं, वहां पर आ सकती हैं और हनी दे सकती हैं। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, अब उस हनी को किस में डालना है, तुम ऐसे किसी कंटेनर में डाल के ओपन रख दो, वो तो खराब हो जाएगा। तो बी वैक्स को कैसे निकालना है बी हाइव से, ताकि हनी बी ना खराब हो, बी वैक्स भी आराम से निकल जाए, ये भी आना चाहिए। अब कौन कौन से खेतों में लगा सकते हो, बीज आर पॉलिनेटर्स ऑफ मेनी ऑफ आर क्रॉप स्पीशीज। पॉलिनेशन तो तुम्हें पता होगा बॉटनी वाला, तो बीज पॉलिनेशन भी करती हैं, तो तुम्हारे लिए तो दोनों तरफ से फायदा है, तुम्हारे प्लांट्स भी मल्टीप्लाई करेंगे और तुम्हें हनी भी मिलेगा। कौन से पौधों के पास लगाना बेटा, सूरजमुखी, सनफ्लावर, ब्रासिका, मस्टर्ड, सरसों, एप्पल एंड बियर। तो कभी अगर आप बाजार में ना शहद खरीदने जाओगे तो देखना तुलसी का शहद, एप्पल का शहद, अब वो शहद में एप्पल नहीं मिलाया जाता, ये वो हनी बीज होती हैं जिनको हम एप्पल की खेती के साथ रखते हैं, कि मतलब उसने जो नेक्टर चुना है वो एप्पल के फूलों का चुना है, उसने जो नेक्टर चुना है वो तुलसी के फूलों का चुना है, ठीक है। तो ऐसे ही जो जो होता है ना सैफरन होता है, केसर, तो केसर की जहाँ खेती होती है वहां भी बीहाइव लगाते हैं, तो उसका भी हनी होता है, वो भी बड़ा महंगा होता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के हनी मिलते हैं। कीपिंग beehive in crop fields during flowering period increases pollination efficiency and improve the yield beneficial both from the point of crop and honey yield। जैसे कि मैंने कहा कि तुम तो दोनों तरफ से तुम्हारे हाथ में लड्डू है,
उधर से हनी क्या करेगी, हनी बी तुम्हारे पॉलिनेशन भी करवाएगी और तुम्हें हनी भी देगी। तो इस तरह से बेटा ये भी एक फील्ड है, अगर आप प्लान बी में चल रहे हो तो ये भी कर सकते हो। देखो तुम्हें आज बिजनेस आइडियाज दे रही हूँ मैं, मिनी शार्क टैंक बन गया यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्वाकल्चर की बात करते हैं। अब एक्वाकल्चर क्या होता है, तो यहाँ पे तुम्हें पहले सबसे पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। एक्वाकल्चर क्या है? एक्वा का मतलब है बेटा पानी। अब आप पानी में रेयर कर रहे हो, किसको रेयर कर रहे हो? जानवरों को, ठीक है। सो इट इज द रेयरिंग ऑफ, और इट इज द कल्चर ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब पानी वाले जानवर हैं ये सारे। क्या है? पानी वाले जानवर। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है? पानी वाले जानवर। इसमें पौधे भी आ सकते हैं, इसमें जानवर भी आ सकते हैं। ऑर्गेनिज्म में मतलब हम सिर्फ जानवर की नहीं बात करते, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम क्या बात करो मैम, प्लांट्स कहाँ से आ गए? अरे क्यों नहीं खाते तुम एक्वाटिक प्लांट? खाते नहीं हो? क्यों ये नहीं खाते तुम? लोटस स्टेम खाते हो? नहीं। कमल ककड़ी, मखाने, मखाने कहाँ से आते हैं? कमल के में से तो निकलते हैं मखाने, ये है ना। और एक्वाटिक में क्या है, आजकल एल्गी खाते हैं लोग, खाते हैं। ये जो सुशी नहीं खाते जापानीज, उसके ऊपर हरी हरी सी वो लगी होती है, वो भी तो एल्गी है एक तरह की, है ना। तो नोरी शीट्स कहते हैं उनको। तो ये भी, इनकी भी रेयरिंग करी जाती है। और भी बड़े सारे पौधे तुमने बॉटनी में पढ़े होंगे एक्वाटिक जो हम खाते हैं। एनिमल्स तो तुम्हें पता ही है। अब फिर आता है वर्ड फिशरी। फिशरी में क्या करते हैं हम? फिशरीज में हम करते हैं रेयरिंग, ऑब्वियसली रेयरिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। अब एक्वाटिक एनिमल में बेटा वो कुछ भी हो सकता है, वो ऑक्टोपस भी हो सकता है, वो मछली जल की रानी भी हो सकती है, या फिर वो कोई और एक्वाटिक एनिमल भी हो सकता है। तो एक्सेट्रा लगा रही हूँ। लोग स्क्विड खाते हैं ना, लोग क्रैब खाते हैं, चलो लिख ही देते हैं हम आपको यहाँ पर। क्रैब खाते हैं ना, सी फूड, सी एनिमल्स खाते हैं बाकी के, जैसे क्रैब हो गया, प्रॉन्स हो गया, झींगे खाते हैं लोग। तो ये सारे भी जो एनिमल्स की रेयरिंग को फिशरी कहते हैं। अब एक होता है पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर में बेटा हम क्या कहते हैं? सिर्फ मछलियों की रेयरिंग। इसकी रेयरिंग, रेयरिंग ऑफ फिशेस ओनली, रेयरिंग ऑफ फिशेस। तो जैसे पौधों के लिए ब्लू रेवोल्यूशन, सॉरी, पौधों के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, जैसे पौधों के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, वैसे ही एक्वाटिक या एक्वाकल्चर के रेवोल्यूशन को हम कहते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? ब्लू रेवोल्यूशन। तो ब्लू रेवोल्यूशन से आपकी फिशरीज की खेती बहुत ज्यादा बढ़ी, तो हमने कहते क्रांति आ गई, मछलियां ही मछलियां आ गई। पर ये मछलियों की क्रांति कैसे आई, कैसे इनको रेयर किया, कैसे करते हैं? कभी मौका मिला है, गए हो कभी ऐसी जगह पर जहां पर ब्रीडिंग होती है मछलियों की? मौका मिले तो जरूर जाना। अभी पेपर देके फ्री हो जाओगे ना, यही काम करना, पर अपना ध्यान भी रखना, मास्क वास्क पहन के जाना। पर इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। लोग सोचते हैं पढ़ाकू लोगों की चीज़ है, हम थोड़ा ये करेंगे, हम तो रील बनाएंगे। ऐसी बात नहीं है, इन चीज़ों को देखना चाहिए। जीवन का तजुर्बा इन्हीं चीज़ों से आता है। कहीं जाओ तो उस चीज़ को बहुत गौर से देखो, हर चीज़ों का पता होना चाहिए, है ना। जब इंटरव्यू में जाते हैं, स्पेशली ये यूपीएससी वालों को ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे देखा जाए कि क्या उनको अपने आसपास की ज़्यादा नॉलेज है या नहीं है। मान लो तुम्हें अपने एरिया की अगर नॉलेज नहीं है पूरी, तो क्या मतलब तुम तो कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करते, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर देखना। तो चलिए देखते हैं कि मछलियों को किस तरह से बेटा रेयर किया जाता है। पहले एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। Fishery is an industry devoted to the catching, processing and selling of fish, shellfish and other aquatic animal। जैसे कि मैंने कहा कि हम रेयर करते हैं किनको? मछलियों को। अब उन मछलियों को हम पाल भी सकते हैं, उनको पकड़ भी सकते हैं। मान लो तुम बोट लेकर, स्पीड बोट लेकर समुद्र में गए, मछली पकड़ रहे हो, तो उसे हम बेटा क्या कहते हैं? कैचिंग। तो हम इनको ग्रो भी कर सकते हैं, उनको पकड़ भी सकते हैं। प्रोसेस करना, उनमें से कुछ तो बेच दी, कुछ रख ली, और फिर मल्टीप्लाई आर्टिफिशियली कराया, उनकी रेयरिंग करी, और कुछ को हमने क्या कर दिया बेटा? जैसे कि मैंने कहा, बेच दिया। ठीक है, आगे। अ लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिश, फिश प्रोडक्ट्स एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स सच एज प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर एक्सेट्रा फॉर फूड। तो अब हम शाकाहारी लोग, हमें थोड़ी ना पता है कि ये चीजें भी होती है, पर असल में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बहुत से लोग केकड़े, लॉबस्टर, ऑयस्टर, ऑयस्टर पता है ना जिससे पर्ल निकलता है, तो उसका ऐसे शेल सा होता है, उसको ऐसे पी जाते हैं। तो इन चीज़ों को, उसको पहले बॉईल करते
हैं, उसको खोलते हैं, खा जाते हैं नमकीन सा, तो उनको भी कंज्यूम करते हैं। ऑक्टोपस खा जाते हैं यार, ऑक्टोपस भी खाते हैं। सम ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेज विच आर वेरी कॉमन इंक्लूड काटला, रोहू एंड कॉमन कार्प। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बताइए फ्रेश वाटर में, मतलब फ्रेश वाटर क्या होता है कि आपका पॉन्ड का, रिवर का वाटर जिसमें सॉल्ट नहीं होता, वो मछली कौन है बेटा? काटला, रोहू एंड कॉमन कार्प। सम ऑफ द मरीन फिशेस दैट आर ईटन इंक्लूड हिल्सा, सार्डीन, मैकरल एंड पॉम्फ्रेट। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है, बताओ इनमें से कौन सी मच्छी फ्रेश वाटर है, कौन सी मच्छी मरीन है। और ये क्वेश्चन एनिमल किंगडम का भी बनता है। एनिमल किंगडम में पॉम्फ्रेट नहीं दी, यहाँ दी है, पर पूछ लिया तो क्या करोगे? बोलोगे अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। पर भाई साहब और बहनों, ये इसमें भी दिया गया है, ठीक है। तो बेटा आपकी फ्रेश वाटर मछली कौन सी है? बोलो मेरे साथ साथ, काटला, रोहू एंड कॉमन कार्प। और मरीन कौन सी है? हिल्सा, सार्डिन, मैकरल एंड पॉम्फ्रेट, ठीक है। तो फाइंड आउट व्हाट फिशेस आर कॉमनली ईटन इन योर एरिया। तो एनसीईआरटी ने भी बोला थोड़ा काम करना, आपके आसपास कौन सी मछली खाई जाती है। तो बेटा देखते हैं पहले इसमें हम कि किस तरह से ब्रीडिंग करी जाती है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक मछली लेते हैं, एक मछला लेते हैं, ठीक है। तो एक मछली एक मछला, तो ये हमने ली एक बड़ी मछली, ठीक है, और लिया हमने 2 मछली। लो मेल, मेल के लिए ब्लू कलर यूज करते हैं ना। हाँ, हमने क्या किया, इनको क्या खिलाया, सबसे पहले दिए इंजेक्शन एफएसएच के, ठीक है। एफएसएच लाइक हॉर्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं। ये जब हमने इंजेक्टेड कर दिए तो इससे क्या होगा भाई कि ये क्या करेंगे, ज्यादा अपने गमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। किया गमीट प्रोड्यूस। अब हमने इनको छोड़ रखा है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं हापास। इनको क्या बोला जाता है? हापा, ब्रीडिंग हापा। ये ब्रीडिंग हापा कई बार पॉन्ड्स में भी बनाए जाते हैं, ये कई बार रिवर्स में भी बनाए जाते हैं। ऐसे नेट सी लगी होती है और ऐसे तंबू की तरह उनको गाड़ दिया जाता है और उसके राउंड नेट बना दी जाती है, लकड़ी ली जाती है, उनको गाड़ दिया जाता है, ऊपर नेट होते हैं, बीच में ये मछलियां होती हैं। ये मछलियां देती हैं बेटा यहाँ पर अंडे। मछलियां क्या देती हैं? यहाँ पे अंडे देती हैं। अब अंडे करेंगे फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद इन फर्टिलाइज एग्स को, किसको? यहाँ पे इनकी क्या होगी? ब्रीडिंग। ब्रीडिंग हापा में क्या हुई? ब्रीडिंग डन। ब्रीडिंग डन के बाद क्या हुआ? यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा या फर्टिलाइज्ड एग्स, या फिर फर्टिलाइज्ड एग्स। इन एग्स को फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है इधर इस तरह से बने हुए ग्लास जार्स में। इन ग्लास जार्स को हैचरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हैचरीज। हैच करना मतलब यहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो हैच करेंगे। मान लो ये क्या था? ये था फर्टिलाइज्ड एग्स। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई ब्रीडिंग हापा में, वहां से उठा लिए गए फर्टिलाइज एग्स, ये हैच करके एक छोटी मछली बनाएंगे। इन छोटी मछली को कहते हैं फिश फ्राई। फिश फ्राइज के पास माउथ नहीं होता तो ये खाना नहीं खाती। इन फिश फ्राइज को, क्योंकि ये छोटे बच्चे बने हैं ना, छोटे बच्चे को कहाँ बेचते हैं? नर्सरी क्लास में बेचते हैं। इनको हम बेचेंगे इन पॉन्ड्स में, जिसे हम कहते हैं नर्सरी पॉन्ड। इन नर्सरी पॉन्ड में ये फिश फ्राई एक और मछली बन जाएगी। इस मछली को हम कहते हैं फिंगरलिंग्स। क्या कहते हैं? फिंगरलिंग्स। ये वो मछली होती है, छोटी होती है, बड़ी नहीं होती, और इसमें कांटे कम होते हैं। अब ये मछली जो बन गई नर्सरी पॉन्ड में, इसको हम बेटा बड़ा होने के लिए भेजेंगे रेयरिंग पॉन्ड में। रेयरिंग पॉन्ड में क्या होता है? ये जो फिंगरलिंग है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये कन्वर्ट हो जाती है अडल्ट में। अब जब वो अडल्ट बन गई तो उसको अगले पॉन्ड में भेज देंगे जिसका नाम है स्टॉकिंग पॉन्ड। स्टॉकिंग पॉन्ड में सब अडल्ट फिश होती हैं। इनमें से कुछ फिशेस को सिलेक्ट करके ये वाला प्रोसेस में भेज देते हैं, और ज्यादातर मछलियों को यहाँ से पकड़कर हम क्या करते हैं? इनको पकड़कर बेच देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर इनको ट्रांसफर करना पड़ता है। ऐसा क्यों? बेटा आप एक ही पॉन्ड में सब मछलियों को नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि बेटा ये बहुत छोटी हैं फिश फ्राइज, अब बड़ी मछली इसको खागी तो, है ना। तो इसीलिए एज के हिसाब से हम रखते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे को 10th में नहीं ना बिठा सकते, उसको लगेगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं, वैसे ही इनके पॉन्ड्स भी हम चेंज करते हैं। सबसे पहले ब्रीडिंग हापा में रखते हैं मछलियों को, यहाँ पे अंडे देते हैं, अंडे की फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइज एग को ग्लास जार में रखते हैं। ये एक कह लो ना लैब जैसा कंडीशन होता है, लेबोरेटरी जैसा। और फिर यहाँ पे ये हैच करके फिश फ्राई बनाती है, जिसको नर्सरी क्लास में बेचते हैं। नर्सरी क्लास में जब ये पढ़ लेती है, फिंगरलिंग्स बन जाती है, तो उसको रियरिंग पॉन्ड में भेजते हैं। रियरिंग पॉन्ड से जब ये अडल्ट बन जाती है
तो उसको स्टॉकिंग में ऐसे लगा लो, ये नर्सरी क्लास, ठीक है, ये आपका प्राइमरी स्कूल 5th-6th क्लास तक, और उसके बाद ये 10th क्लास तक, ऐसे कर लो, ठीक है। तो इस तरह से बेटा मछलियों को इस तरह ग्रो करवाते हैं। चलिए कुछ एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ते हैं। फिशरीज हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। हाँ, इंडिया की इकोनॉमी में सबसे एक बड़ा हिस्सा परसेंटेज आपके फिशरीज का भी है, जिसमें मछली को पकड़ना, बेचना या रेयर करना सब कुछ आता है। It provides income and employment to millions of fishermen and farmers, particularly in the coastal states. जो ऊपर वाले regions है जैसे नॉर्थ वगैरह, तो वहाँ पे तो इतना क्या है, रिवर है, रिवर से आप मछली पकड़ सकते हो या पॉन्ड्स में रेयर कर सकते हो। पर जो कोस्टल एरिया जैसे बॉम्बे बॉम्बे हो गया, सारा आपका मोस्टली साउथ इंडिया का कोस्टल एरिया, यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है किसकी, फिशरीज की, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे समुद्र है, समुद्र में मछलियाँ ही मछलियाँ। नेक्स्ट, तो इससे बहुत सारे लोगों को बेटा देखो एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है ना, बहुत सारे लोग जाते हैं मछली पकड़ने, कुछ लोग वहाँ पे जहाँ पे रेयरिंग पॉन्ड हो रही है वहाँ पे बहुत सारे लैब वाले लोगों को भी काम मिलता होगा, बहुत सारे पैकेजिंग वाले लोगों को भी काम मिलता होगा, जस्ट लाइक दैट। फॉर मैनी इट इज़ दी ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। कुछ लोगों के लिए जो छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, जो कुछ होते हैं जिनके पास छोटी छोटी नाव होती है, और उसी में ही जाके वो अपना मछली वगैरह पकड़ते हैं। जैसे वो वो मूवी देखी है जिसमें भांडिया होता है, वो चुप चुप के वाली, तो उसमें भी तो उनकी नाव ही होती है, ये काम होता है, और वो देखो उसके साथ होता है, उसको खाना पीना हो जाता है उसी के साथ, तो उसका है ना। For many, it is the only source of livelihood. In order to meet the increasing demands on fisheries, different techniques have been employed to increase the production. तो अभी हमने कितनी टेक्निक पढ़ी, तो इन सब टेक्निक्स को यूज करते हैं ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े और मछली हम उगा सकें। फॉर एग्जाम्पल, through aquaculture and pisciculture, we have been able to increase the production of aquatic plants and animals. तो कल्चर करके मतलब रेयरिंग करके हमने इनका डिमांड जो था उसको मीट कर दिया, मतलब हमने ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट दोनों बना दिए। अब आप देखोगे कि अगर आप ऐसे एरियाज में जाओगे, जैसे मैं कश्मीर गई थी तो तब मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा लोटस की वहाँ पे कल्टीवेशन होती है, तो वहाँ पे लेक है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग कई कई एरियाज में लोटस प्लांट भी ग्रो करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट द डिफरेंट बिटवीन पिस्सिकल्चर एंड एक्वाकल्चर। ये आपकी मैडम ने आपको बता दिया, पिस्सिकल्चर रेयरिंग ऑफ फिशेस, और एक्वाकल्चर में दोनों एक्वाटिक प्लांट और एनिमल्स दोनों आते हैं। दिस हैज लेड टू द डेवलपमेंट and flourishing of the fishery industry, and it has brought a lot of income to the farmers and particularly in the country in general. We now talk about blue revolution as being implanted along with the same lines as green revolution. तो जैसे प्लांट्स के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन है, इनके लिए क्या है, ब्लू रेवोल्यूशन। अब इनकी बात हम करते हैं, राइट। तो चलो बेटा, अब बहुत हुआ पढ़ाई इस छोटे से चैप्टर की, अब हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए। देखो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, एक क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी वो भी नहीं आता, बट बेटा हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो जितना भी है चैप्टर एटलीस्ट एनसीईआरटी वो अच्छे से पढ़ना। और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एनिमल ब्रीडिंग से पूछा जाता है, तो इसको इग्नोर नहीं करने का है बेटा। देखो अगर तुम्हें जीवन में पता है कि इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन आता तो उसको क्यों नहीं अच्छे से पढ़ना चाहिए ना, ठीक है। तो एनिमल ब्रीडिंग, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन नॉट बी ओवरकम बाय आउट क्रॉसिंग, पहला ही गलत। आउट क्रॉसिंग से तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हम हटाते हैं, इट्स वन ऑफ द टेक्निक इन आउट ब्रीडिंग। चलो बाकी देखते हैं सही है या नहीं। इन ब्रीडिंग हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ डिलीटीरियस एलील्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, सही है, इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, ठीक है। इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी टू इवॉल्व अ प्योर लाइन, ये भी बात सही है। कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड लीड्स टू द इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड वाले में बहुत बच्चे सोचते हैं मैम इससे तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। देखो जेनेटिक डिसऑर्डर्स बात की बात है, हम उसकी इनब्रीडिंग इसलिए करवा रहे हैं ताकि जो बैड कैरेक्टर्स है वो ना आए। तो यही तो बोल रहा है ये, इट एलिमिनेट्स द डिलीटीरियस एलील्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, उसको निकाल देती है, ठीक है। तो आंसर बेटा क्या हुआ, 1। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Homozygous pure lines in cattle can be obtained by mating of related individual of same breed, mating of unrelated individual of same breed, mating of individuals of different breed and mating of individuals of different species। सीधी बात है, प्योर लाइन्स कैसे बनते हैं, इनब्रीडिंग में। और बेटा इनब्रीडिंग में क्या होता है, रिलेटेड विद द सेम ब्रीड। तो आंसर बेटा क्या हुआ, 1। इसमें अनरिलेटेड लिखा है, इसमें तो ब्रीड ही डिफरेंट कर दी, इसमें स्पीशीज ही डिफरेंट कर दी। डिफरेंट स्पीशीज मतलब इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट ब्रीडिंग मतलब क्रॉस ब्रीडिंग। और सेकेंड वाला क्या हुआ,
आउट ब्रीडिंग है ना उधर। तो ये बेटा क्या हो गया आपका, एकदम गलत हो गया। आउट ब्रीडिंग में भी आउट क्रॉसिंग है सेकंड वाला, तो पहला है इन ब्रीडिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आउट ब्रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट, क्या करता है आउट ब्रीडिंग, सबसे पहले माइंड में तुम्हें याद आ जाएगा जो आपके प्योर लाइंस बना रहा है इन ब्रीडिंग, उसका जो नेगेटिव चीज जा रही है, क्या जा रही है, नेगेटिव जा रही है बेटा, उसकी किन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, उसको कौन एलिमिनेट करता है, आउट ब्रीडिंग। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं ऑप्शन। exposes harmful recessive genes that are eliminated by selection, ये इनब्रीडिंग का काम है। अगर आप बेटा नॉर्मल सिलेक्शन करते हो तो आपकी जो रिसेसिव जीन्स जो होती हैं वो चली जाती हैं, पर इधर होमोजाइगस अगर आप इनब्रीडिंग करते रहते हो, होमोजाइगोसिटी बढ़ती रहती है, तो हार्मफुल वाली जीन अब अपना काम करके दिखाएगी, जो किससे एलिमिनेट हो जाती, नॉर्मल सिलेक्शन से, रिकॉम्बिनेशन से, अगर आप अलग ब्रीडिंग लेते। ठीक है, तो ये इनब्रीडिंग का है। हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, से भी गलत। इज यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन्स इन ब्रीडिंग, ये सारे पॉइंट्स प्योर लाइन्स के हैं। is useful in overcoming inbreeding depression, this is absolutely correct। superior gene कैसे inbreeding का हो, हम कहते थे ना कि अगर उसके पास अच्छे कैरेक्टर्स हैं तो उन्हीं को क्रॉस कराओ तो आगे बच्चों को भी वही कैरेक्टर मिलेगा, राइट। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ बेटा, फोर्थ हुआ। चलिए, तो ये था बेटा आपका छोटा सा चैप्टर स्ट्रैटेजीज, और इसमें एनिमल हस्बेंड्री, हाफ ऑफ द चैप्टर ये आपका कंप्लीट कर दिया होगा बॉटनी वालों ने। सो ये इससे आपकी बेटा जूलॉजी होती है यहाँ पर फिनिश, और प्रॉब्ली हम आपको मिलेंगे उम्मीद सीरीज जब अगली बार लॉन्च होगी, तो यहाँ पर जूलॉजी एकदम समाप्त। और आई होप आपने सारे चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। एग्जाम थोड़े से रह गए, एक ही बात बोलूँगी आज मैं आपको, थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें कि देखो एग्जाम में रह गए थोड़े से दिन और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिर्फ अपने पे ट्रस्ट रखो, अपनी मेहनत पे ट्रस्ट रखो। अगर तुमने कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, उसके क्वेश्चन लगाए हैं, टेस्ट दिया है, तो किस बात का डर है ना, हमने पढ़ तो लिया, ब्रेन को तो पता है, तो उसमें अपने आप को इस टाइम पर ज़्यादा परेशानी देकर उस चीज़ को भुलाओ मत। जब ब्रेन परेशान होता है ना, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं जिससे जो कनेक्शन बने होते हैं लर्निंग वाले वो खराब हो जाते हैं। तो इस टाइम पे बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव हो, एकदम पॉजिटिव होकर जाना एग्जाम में। हमारी दुआएं आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, आपकी मेहनत सबसे पहले आपके साथ है। और बस एग्जाम से एक दिन पहले तक अच्छे से रिविजन करो, एक्स्ट्रा कुछ मत उठाओ, जो पढ़ा है अभी तक उसी को स्ट्रॉन्ग कर दो। और एग्जाम वाले दिन आपको टाइम पे पहुंचना है अपने सेंटर में, और बस वो चीज़ें देखो जैसे फिजिक्स के फॉर्मूले, कुछ कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि एक बार देखने की ज़रूरत है। और एग्ज़ाम वाले दिन बहुत ज़्यादा हैवी मत खा के जाना, थोड़ा सा मील लेना अच्छा सा, और दही चीनी ज़रूर एग्ज़ाम से पहले खा के जाना, और अपना ध्यान रखना, पूरा मास्क वास्क सब पहन के जाना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बस हो जाएगा यार, अच्छा होगा, टेंशन मत लो, और मिलेंगे आपको फिर हम रिजल्ट्स के बाद। एंड बस अपने मेहनत पे तुम भरोसा रखो, एग्ज़ाम अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड इट वॉज सो लवली टीचिंग यू ऑल गाइस। बहुत अच्छा लगा आप सबको पढ़ा के, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत सारा प्यार दिया, बटोर लिया हमने एकदम से, और मोटे हो गए हम। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, ऑल द वेरी बेस्ट, यू कैन डू इट।